ये वीडियो सेकंड टाइम शूट करना पड़ रहा है। फर्स्ट टाइम जब शूट किया तब तक स्टेटस ये था कि ट्रम्प भाई साहब ने 10% टैरिफ लगा के रखा है। क्या हुआ है 2 दिन में, ये टैरिफ का और ईरान ईरान वॉर का डिटेल में एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। फिर एसेट क्लासेस पे कैसा रिएक्शन हो सकता है उसका डिस्कशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ट्रंप ने जो भी टैरिफ्स लगाए हैं वो सही नहीं है, क्योंकि उसका रैशनल क्या था, उसने आर्बिट्री पावर्स यूज किए थे। आर्बिट्री पावर्स क्या यूज किए थे कि तुम मेरे पे 50 लगाते हो मैं तुम पे 25 लगा दूंगा, तुम मेरे पे 40 लगाते हो मैं 20 लगा दूंगा। इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड नॉर्म फॉर एनी कंट्री। ठीक है। अब जैसे हम इंडिया की बात करें तो ऐसा नहीं होता है कि गोल्ड आप बांग्लादेश से इंपोर्ट करो तो अलग रेट लगेगा, दुबई से इंपोर्ट करो तो अलग रेट लगेगा। किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करो तो अगर गोल्ड पे 3% ड्यूटी है, सॉरी 10% ड्यूटी है तो वो 10% लगेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर 20% ड्यूटी है तो वो लगेगी। फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड कार्ड पे है तो वो लगेगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट एक स्टैंडर्ड नॉर्म होता है किसी भी एक प्रिंसिपल का। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि तुमने जो ये किया है इसका कोई स्टैंडर्ड नॉर्म नहीं है, ये तुम्हारा पर्सनल विलिंगनेस है कि मुझे पसंद नहीं है चाइना तो मैं उस पर ज़्यादा लगा दूंगा, मुझे पसंद नहीं है इंडिया तो मैं उस पर ज़्यादा लगा दूंगा। आर्बिट्री मत करो कोई चीज़ को। ठीक है। तो उसके बाद ट्रंप ने बहुत गाली दिया कोर्ट को कि ऐसा है वैसा है ये है वो है, पता नहीं क्या क्या है, सब गाली गलौज किया उसने। फिर बोला कि मैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अपना मतलब उसका एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है, जैसे स्टैंडर्डाइज रेट जो लगाया जा सकता है कि मैं मतलब अपनी कंट्री में कुछ भी इंपोर्ट होगा उस पर जो टैरिफ लगा सकता हूँ वो यूज करेगा वो। तो कल उसने क्या किया रात में, और मैंने इसीलिए ना ये न्यूज़ चैनल भी क्रिएट किया है, फ्री न्यूज़ चैनल है, दुनिया भर के बहुत सारे न्यूज़ के सोर्सेज से मैं पूल करके इसमें डाल रहा हूँ। और भी ऐड करूँगा धीरे धीरे। देखिए सब कुछ तो मेरे जैसा नॉर्मल इंसान के लिए एक दिन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो धीरे धीरे हो जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस करिए। ठीक है। तो ये हुआ क्या कि जो ट्रंप ने पहले सुप्रीम कोर्ट ने किया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले उसका वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ठीक है कि भाई तुम्हारा जो टैरिफ है ये तुम गलत लगा के रखे हो। ठीक है। उसके बाद बात आई कि ये रिफंड भी करना पड़ सकता है तो उससे डर हो गया। फिर न्यूज़ फ्लो चलने दीजिए। ठीक है। फिर कोई एक कोर्ट के जजमेंट ने कहा कि ये जजमेंट के पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं है, लेकिन ठीक है अब है तो है। फिर क्या किया ट्रंप ने ऑफिशियली 10% टैरिफ ऑन ऑल कंट्री साइन कर दिया। जैसे हमारे यहाँ नहीं है कि इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा ही लगेगा ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट पे, तो वो लॉजिक से इसने कर दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब देखिए वो तो क्या है, कंट्री का सॉवरन पावर है, उसमें हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है। बट वो फिर क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। ये नहीं हुआ कि भाई इंडिया से ज़्यादा लगाएंगे पाकिस्तान से कम लगाएंगे और वियतनाम में ये ज़्यादा लगाएंगे चाइना से और ज़्यादा लगाएंगे, वो नहीं। ठीक है। तो वो चीज़ का यूज़ किया उसने। फिर इधर दिख रहा है कि यूएस अपना कहीं ना कुछ स्ट्राइक कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, रूमर्स न्यूज़ पे न्यूज़ आए जा रहे हैं, न्यूज़ पे न्यूज़ आए जा रहे हैं। ईरान का कुछ ना कुछ न्यूज़ चल रहा है, उसके बाद न्यूज़ आता है ये। मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी 10% के हिसाब से कि वो इंडिया के लिए कितना बेनिफिशियल होगा कितना खराब होगा, मैंने डिक्लेयर कर दिया था वहां पे, मतलब वीडियो में पूरा बना दिया था। अब वो आ गया 15%। ये क्या कहता है, जो भी किया बकवास ही किया। फिर उसके बाद लिखा कि फुल्ली अलाउड एंड लीगली टेस्टेड 15% लेवल। तो ये बेसिकली ये क्या कह रहा है कि हम 15% कर देंगे। ठीक है। और ये मेरा पावर है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इसमें हुआ क्या कि जो भी कंट्रीज का किसी का टैरिफ कम होगा किसी का टैरिफ ज़्यादा होगा, सबका जैसा हो कम बेसी हो जो हो ज़्यादा हो डजेंट मैटर, सबका फ्लैट 10% हो गया, उसको 10 को इससे 15 कर दिया। ठीक है। तो ये क्लैरिटी आ गई। अब चलो सबके लिए बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बराबर आपने कर दिया, बट इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा, एक बार इम्पैक्ट डिस्कस करते हैं। इससे इम्पैक्ट क्या, ये LMWM न्यूज़ किसी को ज्वाइन करना हो तो सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री चैनल है। और जो कोई भी न्यूज़ चैनल के सोर्सेज पे, रॉयटर्स पे,
ग्लोबल कोई चैनल पे, फॉक्स न्यूज़ पे, कहीं पे भी कुछ आता है वहाँ से पुल हो के यहाँ डाला जा रहा है। मेरा खुद से कुछ उसमें क्रिएशन नहीं है। जो न्यूज़ वहाँ पे आता है एज इट इज़ वहाँ से फेच करके यहाँ डाल दिया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा अगर कुछ फायदामंद रहे तो उसमें क्या है ना कि 10% जब था तो इंडिया पे उसने 18% लगाया था। ठीक है, तो अब जब ट्रेड डील साइन होती तो उसमें वो रेट 18 से 15 के सॉरी 18 से 10% हो जाता। एंड उसमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस थे कि कुछ प्रोडक्ट्स पे लगेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स पे नहीं लगेंगे, एक्सेप्शन था। तो बहुत सारी चीज़ों पे नहीं भी लगता, बहुत सारी चीज़ों पे लगता, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे टैरिफ नहीं भी लगता। गेम पलट गया यहाँ कि जब अब बात हो गई कि सारा इंपोर्ट पे 10% ड्यूटी लगेगा तो एक्सेप्शन लिस्ट बाद में आएगा अलग से। अभी तो यही है कि फ्लैट 10% हर चीज पे लगना है। अब वो 10% बढ़ के 15% हो गया, तो 18% और 15% में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला। जीरो होता डिफरेंस होता, 10% होता तो हाफ का डिफरेंस होता। 18-15 में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। उससे किसी का परचेजिंग माइंडसेट या बाइंग इनिशिएटिव या कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस चेंज नहीं होते 15 और 18 में। बट 18% का 10% हो गया होता तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता, क्योंकि हम फिर क्या है उतना ऑलरेडी पे करते थे 7-8% और एवरेज में हमारा एवरेज जो था, किसी प्रोडक्ट पे ज्यादा था किसी पे कम था, बट एवरेज 7-8% था हमारा इंपोर्ट ड्यूटी का। वो बढ़ के हो गया अब आपका ये अमाउंट 15%। माइंड यू, ये इंडिविजुअल जो 1-to-1 ट्रेड डील है उसमें भी अब ये रेट चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जीरो ही कर रहा है और 15 हमको पे करना पड़ेगा। प्रॉब्लम वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर ये एक्सटेंट फाइल के कारण ये लोग चाप के नहीं बैठे होते, बेसिकली आपको समझ में आ ही रहा है कि इंडिया ने ट्रेड डील क्यों साइन करी। अगर वो चक्कर नहीं होता तो शायद इंडिया अब ट्रेड डील करता भी नहीं। हम उनके प्रोडक्ट पे 200-200% भी टैरिफ लगा रहे थे, 50-50, 100-100% भी लगा रहे थे। नॉन एसेंशियल इंपोर्ट पे जो मेरा बफेलो सॉस आता था यूएस से, उसमें 200% का इंपोर्ट ड्यूटी था। नॉन एसेंशियल इंपोर्ट में वो काउंट होता था। हाँ सही बात है, सॉस तो इंडिया में मिलता है, वो खा लो। तुमको क्या जरूरत है इतना फैंसी सॉस खाने का यूएस से, तुम ज्यादा टैरिफ दो। बट अब वो कम हो जाता, कम हो गया रहता तो इंडिया अब 0% उस पर पे करेगा और ये लोग यहाँ से कुछ भेजेंगे तो यहाँ पे करना पड़ेगा। बट अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि एप्स्टीन फाइल वाला चक्कर नहीं होता, अदानी वाला मैटर नहीं होता, तो इंडियन गवर्नमेंट शायद ये डील करता भी नहीं। तो हम उन पे ज्यादा टैरिफ लगा रहे होते, उन्होंने जैसे सब पे 10% लगाया है तो हम पे भी 10% लगता, 15% कर दिया तो हम पे भी 15% कर दिया। उसमें हमारे संग अलग से कोई डील करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज हम लोगों ने ट्रेड डील किसी दूसरे डर से करी है, हम अभी उससे बैकआउट भी नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेड डील अभी साइन नहीं हुई है, खाली टर्म्स फाइनल हुए थे। ट्रेड डील होली के बाद साइन होने की बात थी, जिसको मोदी जी होली का गिफ्ट के हिसाब से प्रेजेंट करते, लेकिन कहानी बदल गई। हाँ, कहानी पूरी तब बदल जाती जब हमारे ऊपर किसी प्रेशर में हम नहीं किए होते, हमने कुछ जेन्युइनली कुछ अच्छा तरीके से नेगोशिएटर किया होता। बट गेम यहाँ पे बदल चुका है, अब गेम उस तरह का है नहीं। अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, फंस गए हैं हम लोग बुरे वाले। तो चलिए ये तो हुआ ट्रेड डील का। अब इसका इम्पैक्ट समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया था तब तक के लिए ठीक था, तो ग्लोबल मार्केट्स वगैरह भी रैली किया, हमारा गिफ्ट निफ्टी उफ्टी भी रैली कर गया। और 10% टैरिफ इंपोज भी हो गया, जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन भी हो गया तो 10% टैरिफ इंपोज भी होने के बाद एटलीस्ट हमारा 50% तो टैरिफ रिडक्शन था ही ना, 18 से 10 तो हो ही रहा था ना। अब गेम बदल गया, अब मार्केट बंद है, गिफ्ट निफ्टी का रिएक्शन किसी को पता नहीं, और अब 18 से 15 हुआ है। रिलीफ कह सकते हैं 2-3% का है, बट क्या इससे मार्केट कोई बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा? यू मे सी कि नहीं, कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दे रहा है। चलिए थोड़ा सा रिएक्शन दे भी दिया, उससे क्या कहानी बदल जाएगी, उससे क्या जिंदगी बदल जाएगी? अब ये तो हमारा मार्केट क्या रिएक्शन देगा। अभी इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या चल रहे हैं,
तो गोल्ड सिल्वर रॉकेट होके बैठे हुए, अभी दिखाऊंगा उनके चार्ट्स वगैरह भी। क्रिप्टो भी जब सुप्रीम कोर्ट का न्यूज आया तो वो तो पॉजिटिव न्यूज ही था, तो उस हिसाब से तो वो स्टेबल ही था। बट जब टैरिफ का भी न्यूज आया तो क्रिप्टो गिरे नहीं। तो लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कहीं मनी सिस्टम में ही तो कोई इशू नहीं क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण इतना सब लोग पैनिक होके रखे हुए हैं। उधर यूएस फेड का कुछ ना कुछ चल रहा है। कल यूएस फेड ने भी एक इमरजेंसी कुछ रखी थी। तो सब लोग जगह कुछ ना कुछ अपना चल ही रहा है, हर जगह चल रहा है। तो बस समझ में नहीं आ रहा है, मतलब वही चीज़ है। तो उसके कारण क्या हुआ है कि क्रिप्टोज भी कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। तो गोल्ड भी पॉजिटिव चल रहा है, क्रिप्टो भी पॉजिटिव चल रहा है, इक्विटी मार्केट भी पॉजिटिव ही क्लोज होके कम हुआ है। तो, तो कहाँ से हो, समझने की बात है बस। ठीक है। तो अभी तक तो टैरिफ के ऊपर ये है। अब आते हैं ईरान इजराइल वॉर पे, सॉरी ईरान यूएस वॉर। यूएस ने इराक वॉर के बाद सबसे बड़ा अपना जो डिप्लॉयमेंट होता है मैन पावर का, वो मिडल ईस्ट में अभी किया है। बार बार ट्रंप ये स्टेटमेंट देना है कि मैं तुमको अल्टीमेटम दे रहा हूँ 10 दिन का, 15 दिन का, 5 दिन का, 4 दिन का। उधर ईरान बार बार बोल रहा है यूरेनियम एनरिचमेंट मेरा नेचुरल हक है। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जो न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी रूमर्स है कि चाइना दिया है ईरान को। बट क्या होता है ना कि कोई भी न्यूक्लियर वॉर में सबसे, मतलब न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है यूरेनियम एनरिचमेंट या प्लूटोनियम एनरिचमेंट, ठीक है। और चाइना ने तो हाइड्रोजन बम भी बना के रखा है। तो जो आपके यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम जो चल रहा है इसका, वो फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स बिल्डिंग ए वॉरहेड। बट ये कहा जा रहा है कि वॉरहेड्स इन्होंने ऑलरेडी अरेंज कर लिए हैं फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना। तो इनके पास वॉरहेड्स आ चुके हैं। इट जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम कि इनका यूरेनियम एनरिचमेंट कंप्लीट हो और यू न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाए। और न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने के पहले तक यूएस इनके ऊपर कुछ भी कर सकता है। बट जैसे ही ये बन गए, कोई भी कंट्री इनसे वॉर नहीं चाहेगी। आज इंडिया से कोई डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट क्यों नहीं चाहता है? हाँ, हमारे दोनों नेबर्स हमसे परेशान ही हैं, चाइना एंड पाकिस्तान दोनों हमको पसंद नहीं करते हैं। बट एक पॉइंट पे ये तो आता है ना कि हम डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में ना जाएं। कन्फ्लिक्ट अवॉइड करने की कोशिश लोग जितना हो सके करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम चाइना से स्ट्रांग हो गए हैं या पाकिस्तान हमसे कमजोर है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पॉइंट ये है कि चूंकि हमारे पास ये है, क्योंकि इसको वेपन ऑफ पीस अब्दुल कलाम आजाद ने, नहीं अब्दुल कलाम आजाद नहीं, सॉरी, अब्दुल कलाम ने इसीलिए कहा था कि अब्दुल कलाम ने इसीलिए कहा था इसको वेपन ऑफ पीस, बिकॉज अगर ये मेरे पास है तो मेरे दुश्मन मेरे से झगड़ा करने के पहले सोचेंगे। अगर आपके पॉकेट में गन है और भले आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, चार गुंडों से बहसबाजी हुई है, उसको पता है कि आपके पास गन है ना, तो वो तू करके दिखा वाला एटीट्यूड में बात आपसे नहीं करेगा। पता है क्यों? क्यों? उसको मालूम है अगर एक गोली आप चला दिए तो वो भी मर जाएगा, वही वाला हाल है। तो इसीलिए क्या है कि इंडिया चाइना में टसल चलेगा, पाकिस्तान हमसे उंगली करते रहेगा, हम भी उसको उंगली करते रहेंगे, लेकिन वॉर में लोग जनरली नहीं जाएंगे। तो ईरान का भी अभी यही स्टेज चल रहा है। ईरान को बस 6 महीने 8 महीने चाहिए, वो कर लेगा, वो बना लेगा। बट वो 6 महीने 8 महीने उसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे किसी को नहीं पता। यूएस बार बार बोल रहा है तुम यूनियन एनरिचमेंट बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठीक है। और जहां तक सुनने में आ रहा है कि एनरिचमेंट भी उनके ऑलमोस्ट लास्ट स्टेजेस पे है। तो इतना आगे वो बढ़ चुके हैं कि वो रुकेंगे नहीं। और अगर वहां पे एक जन के पास भी, जब तक सिर्फ इसराइल के पास न्यूक्लियर बम है, वो सबको परेशान करता है। बट जिस दिन ईरान के पास आ गया, वो उस बेल्ट को कंट्रोल ज्यादा अच्छे से करने लगेगा।
क्योंकि तब उससे डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट कोई नहीं चाहेगा, लोग अवॉइड करना चाहेंगे। क्योंकि इसराइल का कैसा था, जब तक वो छोटी कंट्री से लड़ता था तो उसका आयरन डोम वगैरह बहुत काम करता था, हमास मिसाइल मारता था, वो बचा लेता था उसका आयरन डोम वगैरह। जब ईरान से कन्फ्लिक्ट हुआ था उसका, तो ईरान में बैठे बैठे जो मिसाइल्स मारे थे ना, उसको भी आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। जबकि ईरान बहुत दूर है इसराइल से, तो भी उन लोगों ने प्रिसीजन गाइडेंस से उसको मार दिया था वहां पे। तो ये समझ में उस समय आ गया था कि ईरान विल नॉट बी ए वीकर एनिमी। उसकी इकोनॉमी खराब है, ये है वो है, सब कहने की बात होती है। पैसा उसके पास है, उसके पास वेपन्स हैं, प्लस दे आर फंडेड बाई रशिया एंड चाइना। अभी रशिया कंडीशन थोड़ा सा डाउन है, नहीं तो चाइना और रशिया के पास अच्छा खासा पैसा है। दे कैन कीप फाइटिंग ए प्रॉक्सी वॉर, जैसे यूक्रेन लड़ ही रहा है रशिया से, राइट। तो वो चल सकता है। तो अब ये ईरान इसराइल का चालू ना हो, यूएस उसमें बॉम्बिंग वगैरह ना करे, तो अच्छा है। अगर ये करते हैं तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं अच्छा होगा? क्योंकि देखिए, इंडिया का जो मेजर ऑयल सोर्सिंग है ना, उसका 80% आता है मिडल ईस्ट से। जब उधर वॉर लगेगा ईरान में, तो वो उधर का सप्लाई चेन जो है ना पूरा डिस्टर्ब होगा। और यूएस चाहता है कि उधर वॉर लगे, क्योंकि उसके पास वेनेजुएलन ऑयल रिजर्व है। वो सारे रिफाइनरीज को वही ऑयल बेचेगा, बोलेगा तुम भाई अभी खरीदो, इसी को खरीदो। वो निकाल पाएंगे कितना फास्ट कितना नहीं वो नहीं पता उनको, लेकिन उनको ये मालूम है कि अभी बेचने का मौका है, वॉर लगा दो, पूरा हमको एकदम इजी एक्सेस मिल जाएगा मिडिल ईस्ट का, हम आराम से बेचेंगे सबको। और हर कंट्री को ऑयल चाहिए ही, और प्लस ऑयल मार्केट कितना शूट कर जाएगा ये सोचिए। तो ऑयल प्राइसेस बहुत शूट कर जाएंगे, तो हैवी रेट में वो बेच पाएंगे वेनेजुएला ऑयल को। तो मिडिल ईस्ट में कंफ्लिक्ट तो यूएस भी चाहता है। अब वो कब होता है पता नहीं, प्रे करिए कि ना हो। ऐसे कंट्री हमारे लिए खराब होगा। हम ईरान से बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लेते हैं, बट हमारा ऑयल का मेजर सोर्सिंग मिडिल ईस्ट से है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के थ्रू ही आता है। अगर वहां से होता है तो हमको प्रॉब्लम होगी। प्लस इन जितने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है ना, इसमें इंडियन वर्कर्स बहुत सारे काम करते हैं। अगर वॉर थोड़ा सा और एस्केलेट होता है तो वहां से सब भाग भाग के आना पड़ेगा लोगों को, जिससे टेंशन और बढ़ेगा। तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा एज ए कंट्री हमारे लिए। लेट्स सी कि ये वॉर ना हो, या वॉर ऐसा भी हो कि 2 बम ये गिरा दे, 2 बम वो गिरा दे, बस उतना ही हो जाए। जो लास्ट टाइम हुआ था इसराइल और ईरान के बीच में, इसराइल ने थोड़ा बहुत किया, ये लोगों ने भी 10-20 बम मार दिए। वो लोग को भी समझ में आया कि अच्छा इनको इतना इजीली टैकल नहीं कर सकते हम, तो वो लोग भी शांत बैठ गए। तो वही चीज़ है, तो देखते हैं कि क्या होता है। आपका क्या व्यू है इन कन्फ्लिक्ट्स के बारे में, डिटेल में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बाकी तो ठीक है, दुनिया इसी तरह से है, ऐसे ही चल रहा है।